हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखिए, हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है श्वसन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इस श्वसन वाले चैप्टर के अंतर्गत श्वसन की क्रिया विधि अर्थात मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हमारा चल रहा है। तो इस श्वसन की क्रिया विधि में सबसे पहला जो कार्य होता है या सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो है ग्लाइकोलाइसिस, जिसके बारे में हमने कल शुरू कर दिया था। ग्लाइकोलाइसिस अर्थात ग्लूकोज का अवघटन होता है, अर्थात ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन यौगिक होता है, ये 3 कार्बन यौगिक के 2 अणुओं में अवघटित हो जाता है, अर्थात पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण कर लेता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है, ये कोशिका के ग्लाइकोलाइसिस, देखिए ये क्रिया होती है कोशिका द्रव में, ये क्रिया होती है कोशिका द्रव के अंदर ये क्रिया होती है। ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रारंभ में होने वाली क्रिया है जो कि ऑक्सी श्वसन एवं अनॉक्सी श्वसन दोनों ही प्रकार के श्वसन में ये क्रिया होती है। ये जो क्रिया है ये 10 स्टेपों में जाकर के पूरी होती है। इस ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के बारे में सबसे पहले 3 वैज्ञानिकों के द्वारा इनकी क्रिया विधि को बताया गया था, और उन 3 वैज्ञानिक जो थे उनके नाम के आधार पर इसे ईएमपी पाथवे कहा जाता है। ईएमपी पाथवे। और ये जो क्रिया है इसके बारे में 3 जो वैज्ञानिक हैं, एक तो है गुस्ताव एमडन जिसका ई शब्द लिया है, ई। दूसरा है सब ऑटो मेयरहॉफ से एम, और तीसरा है जे पार्नस, इससे लिया है पी। अर्थात इसको इन वैज्ञानिकों के नाम के सरनेम के पहले अक्षर के आधार पर इस पूरे चक्र को ईएमपी पाथवे कहा जाता है। और इस ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में एटीपी का उपयोग भी होता है, एटीपी का निर्माण भी होता है, और एनएडीपी का भी निर्माण होता है। तो इस क्रिया की क्रिया विधि के बारे में देखिए हम एक एक करके, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूरा रेखा चित्र पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस का रेखा चित्र बनाइए, तो आपको पूरा एक ही पन्ने में ये चित्र बनाना है। देखिए सबसे पहले ये शुरुआत होती है ग्लूकोज से, जो कि 6 कार्बन यौगिक है। इस ग्लूकोज से एक एटीपी जुड़ता है और उस एटीपी का फास्फेट ग्लूकोज से जुड़ जाता है, अर्थात फास्फोरीकरण की क्रिया हो जाती है। यहां इस क्रिया के लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम आवश्यक होता है, यानी ये क्रिया जो है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने की जो क्रिया है, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ग्लूकोज 6 फास्फेट ये भी एक ही अणु होता है, ये भी 6 कार्बन है। केवल इसमें क्या हुआ है कि जो एटीपी से फास्फेट समूह ये स्थानांतरित हो गया है ग्लूकोज के साथ, अर्थात अब बन गया है ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये आइसोमरेज मतलब समायवता पैदा करना। तो ये फास्फोहेक्सोआइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट ये परिवर्तित हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, अर्थात ग्लूकोज का समायवी रूप होता है फ्रक्टोज, तो ये समायवी रूप में परिवर्तित हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से एक फिर एटीपी अणु जुड़ जाता है, और यह भी क्रिया एक प्रकार से हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है।
तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट से एक एटीपी के फास्फेट समूह को जुड़ने से ये भी मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में क्रिया होती है और इससे बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। अर्थात अब इस फ्रक्टोज पर दो फास्फेट समूह हैं, एक पहले कार्बन पर और एक दूसरा छठे कार्बन पर। फ्रक्टोज 6 फास्फेट, यहां तक की जो क्रिया है ये वाली, एक प्रकार से ये फास्फेटीकरण हो रहा है, फास्फोरिसीकरण अर्थात फास्फोरस का जुड़ना, फास्फेट समूह का जुड़ने की क्रिया हो रही। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट है, ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये दो यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इसका अवघटन हो जाता है। ये एक अणु है और इस एक अणु का अवघटन दो अणुओं में हो जाता है। एक तो बनता है 3 फास्फोग्लिसरी एल्डिहाइड अर्थात 3PGAL और दूसरा होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका भी समायवीकरण हो जाता है और ये फिर वापस बन जाती है 3 फास्फोग्लिसरी एल्डिहाइड। अर्थात इस तरह से यहां पर दो अणु बन जाते हैं। तो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरी एल्डिहाइड, अर्थात यहां एक प्रकार से 3 फास्फोग्लिसरी एल्डिहाइड के स्थान पर बन गया है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरी एल्डिहाइड बन गया है। अब देखिए ये जो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरी एल्डिहाइड है, ये यहां पर जो बना है, यहां पर 1 डाइफास्फोग्लिसरी एल्डिहाइड। अब यहां पर जब बनेगा, जब यहां पर एक प्रकार से 2 H3PO4 अणु जुड़ेंगे, क्योंकि फास्फेट एक ही है तो यहां दो किसके अणु जुड़ेंगे, फास्फोरिक अम्ल के। अब ये बन गया 1,3 डाइफास्फोग्लिसरी एल्डिहाइड, दो अणु, और ये कितना कार्बन है, 3 कार्बन। अब इससे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है। यहां ये जो एल्डिहाइड है इससे अम्ल बन जाता है, अर्थात यहां पर हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं और उनको NAD के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, अर्थात NAD से बन जाता है NADH2, अर्थात ये एक प्रकार से प्रोडक्ट तैयार हो, ये ऊर्जा के लिए NADH2। 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल, इस 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल से जो कि दो अणु हैं डाइफास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये एक एक फास्फेट समूह मुक्त हो जाता है और ADP के साथ जुड़ जाता है। तो इससे ATP का निर्माण हो जाता है, दो ATP अणु बन जाते हैं और यहां 1,3 की जगह रह जाता है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये समायवीकरण होता है, तो 3 की जगह 2 हो जाता है, 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाता है। और 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल से जो कि दो अणु हैं, 3 कार्बन यौगिक हैं, 2 जल के अणु निकलते हैं, क्योंकि प्रत्येक में से एक एक जल का अणु निकलता है, 2 अणु चल रहे हैं, तो ये बन जाता है फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल। अब ये जो फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल है, ये भी 3 कार्बन यौगिक हैं, 2 अणु बनते हैं। इसमें से ये जो फास्फो समूह है ये हट जाता है और इसको ग्रहण कर लिया जाता है ADP के द्वारा, अर्थात ये ATP का निर्माण हो जाता है और ये क्रिया होती है पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और इससे बन जाता है पायरुविक अम्ल। अर्थात इस क्रिया का जो अंतिम उत्पाद है वो है पायरुविक अम्ल, अर्थात ग्लूकोज जो है ये पायरुविक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये पूरा एक ही पन्ने पर पूरा एक क्रमबद्ध तरीके से अवघटन हो रहा है और परिभाषा में भी हमने कहा कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जो क्रमबद्ध अवघटन के द्वारा वियोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया हुई है
यानी ये पूरी जो क्रिया विधि है, इस क्रिया से क्या प्राप्त हुआ है और क्या इससे इसमें हमने उपयोग में लिया है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस का एक प्रकार से सार पढ़े। देखिए, इस ग्लाइकोलाइसिस की जो पूरी क्रिया है, इसमें ग्लाइको एक तो ग्लूकोज का अणु काम है, ग्लूकोज एक अणु, ये तो इसमें काम में आया है, और 2 एटीपी अणु जो है इसमें उपयोग हुए। ठीक है, ये तो उपयोग में आते हैं, यानी इस पूरी क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु काम आता है और 2 एटीपी काम में आते हैं। और प्राप्ति जो है वो कितनी हुई? प्राप्ति पाइरुविक अम्ल, दो अणु, पाइरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ये 6 कार्बन है और ये 3 कार्बन है। इसके अलावा इसमें 4 एटीपी बनते हैं, 4 एटीपी, और साथ में 2 बनते हैं NADH2। ठीक है, अब देखिए यहां 4 में से 2 एटीपी तो पहले काम आ गए हैं, यानी शुद्ध प्राप्ति जो है, यानी कुल प्राप्ति, तो यहां 2 एटीपी की तो प्राप्ति ये हुई है। और जो NADH2, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं तो प्रत्येक से 3 एटीपी बनते हैं, अर्थात NADH2 बराबर 3 एटीपी। ठीक है, तो यहां इस पूरी क्रिया में कुल प्राप्ति किस तरह से? देखिए 4 एटीपी बने हैं, 2 एटीपी काम आ गए, तो 2 तो एटीपी की प्राप्ति है इस तरह से, प्लस 2 NADH2 हो हैं और प्रत्येक से 3, तो 3 दूनी 6 एटीपी, 8 एटीपी। अर्थात इस पूरी ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से हमको 8 एटीपी की प्राप्ति होती है। और वो 8 एटीपी की किस तरह से प्राप्त होती है कि 4 एटीपी बनते हैं, 2 काम आ जाते हैं, तो 2 शेष रहे, और 2 NADH2 काम बनते हैं और प्रत्येक NADH2 से 3 एटीपी बनते हैं, तो 3 दूनी 6 और 2 8। अर्थात ये जो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है, इससे बने हुए पाइरुविक अम्ल तक ग्लूकोज में उपस्थित जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का मात्र 20% भाग ही मुक्त हो पाता है, यानी हमको प्राप्त हो पाता है। अब बात यह आती है कि ये जो पाइरुविक अम्ल है, इसको अगर ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है तो ये ऑक्सीश्वसन में भाग लेता है और इसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा इसमें उपस्थित जो संपूर्ण ऊर्जा है वो मुक्त होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ये अनॉक्सी श्वसन में भाग लेता है, और अनॉक्सी श्वसन में भाग लेता है तो ऐसी स्थिति में इससे पूरी तरह से अवघटन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये श्वसन की क्रियाविधि में हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इस ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ पाइरुविक अम्ल, ये पाइरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीश्वसन करता है, ऑक्सीश्वसन
करता है। और इसका पूरी तरह से जो ऑक्सीकरण है, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण दो चरणों में होता है। एक तो होता है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अगला हमारा हेडिंग यही होगा, क्रेब्स चक्र। और दूसरा है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, ईटीएस। इन दोनों में जाकर के ये पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है। लेकिन ये जो पायरुविक अम्ल है, ये पायरुविक अम्ल सीधे ही इस क्रेब्स चक्र में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि इसे पहले एक दूसरे पदार्थ के रूप में परिवर्तित होना होता है, तब जाकर के ही ये प्रवेश करता है। अर्थात ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस पायरुविक अम्ल से पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और उसके बाद फिर वो क्रेब्स चक्र में भाग लेता है। तो अब हम बात करेंगे पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण, जो दोनों के बीच की एक प्रकार से योजक कड़ी है। पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण, यानी इसको हम यूं कह सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। देखिए, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल के जो दोनों अणु हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाते हैं O2 की उपस्थिति में। और यहां इनका डीकार्बोक्सिलीकरण होता है, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की एक प्रकार से मुक्ति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और उस से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। लेकिन ये जो क्रिया है, अर्थात इसमें हम यूं कह सकते हैं कि पायरुविक अम्ल के पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकारी यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलीकरण जो क्रिया होती है, उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये जो क्रिया होती है, इसमें 5 सहकारकों की आवश्यकता है। इसमें 5 सहकारक या सहकारकों की आवश्यकता होती है, यानी 5 सहकारक होना आवश्यक है। एक तो होता है थाइमीन पायरोफॉस्फेट। ये पूछ लिए जाते हैं कई बार कि कौन कौन से
का सहकारकों की आवश्यकता होती है। तो एक तो है टी पी पी, दूसरा है इसमें NAD निकोटिनिमाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड, तीसरा होता है Mg+2 आयन, और चौथा जो है इसमें आवश्यक होता है लिपोइक अम्ल, लिपोइक अम्ल, ये लिपोइक अम्ल, और पांचवा है कोएंजाइम ए। ये 5 सहकारक होते हैं, यानी इनकी उपस्थिति से ही ये क्रिया जो है वो संपन्न होती है। अब ये क्रिया होती कैसे, अर्थात इसमें किस तरह से इसका निर्माण होता है। देखिए ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है, ये इसे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। अर्थात पाइरुविक अम्ल जो कि 3 कार्बन यौगिक है, और इस पाइरुविक अम्ल इसके 2 अणु हैं। इस पाइरुविक अम्ल से यहां 2 कोएंजाइम ए जुड़ते हैं, और यहां इसमें से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मुक्त हो जाते हैं। साथ में यहां पर 2 NAD जो है इनसे बन जाता है NADH2, और इससे बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के बीच की योजक कड़ी होती है। तो इसमें इसके 2 अणु बनेंगे, और ये 3 कार्बन की बजाय 2 कार्बन रह गया है, यानी एक यहां कार्बन निकल गया है। तो यहां देखिए पाइरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, इसमें 3 कार्बन की जगह 2 कार्बन रह जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। साथ में यहाँ कोएंजाइम ए जुड़ते हैं, और NAD से NADH2 यानी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हो जाती है। और अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये भाग लेता है किसके अंदर, क्रेब चक्र के अंदर। देखिए क्रेब चक्र और ग्लाइकोलाइसिस के बीच की योजक कड़ी हमने किसको बताया है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को बताया है। ठीक है, यही होता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग पाइरुविक अम्ल को लिख देते हैं, जो कि गलत है। पाइरुविक अम्ल नहीं होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये आता है क्रेब चक्र। क्रेब चक्र क्या है, देखिए क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलने वाला चक्र है, जिसमें ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाता है, और विभिन्न स्टेपों में ऊर्जा मुक्त होती है, जिनको NAD के द्वारा ग्रहण करके NADH2 का निर्माण कर लिया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है 2 स्थानों पर। साथ में इसमें कुछ स्थानों पर एक स्थान पर FADH2 का निर्माण होता है, यानी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। एक क्रेब चक्र में 30 ATP के लगभग ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो अब हम कल पढ़ेंगे क्रेब चक्र के बारे में। तो आज हमारा ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस किस तरह से होता है, ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है उसमें किस प्रकार से पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब आप लोग होमवर्क को नोट कर लीजिएगा। तो आज का होमवर्क है, ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक पूरा हो गया है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में कितने NADH2 अणु बनते हैं, या NADH2 बनते हैं।
ठीक है, अणु बनते हैं। पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में O2 की आवश्यकता होती है अथवा नहीं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से बने पाइरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से बने पाइरुविक अम्ल का या ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से बने पाइरुविक अम्लों का पूर्ण ऑक्सीकरण किन दो चरणों में होता है? किन दो चरणों में होता है? ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न है, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ये 4 प्रश्न हैं और इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के अंदर जब देखोगे तो मिल जाएंगे और आपको ये एक प्रकार से याद भी होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है और नीट में तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। और आप लोग ऐसा देखने में आ रहा है कि होमवर्क सभी विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये गलत बात है। आप सब होमवर्क करिए और ये छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा और आपको आगे बहुत आसानी से हर चीज़ समझने में भी रहेगी। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियस लीजिए और टेस्ट और होमवर्क दोनों में रुचि रखिए। टेस्ट भी दीजिए, साथ में होमवर्कों कीजिए, जिससे हम कॉपी चेक कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस वाला टॉपिक जो है वो पूरा हो गया है। अब हम कल क्रेब्स चक्र के बारे में बताएंगे और जिस तरह से हमने केल्विन चक्र पढ़ा था उसी तरह से क्रेब्स चक्र में भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इस चक्र के अंदर भी एंजाइम कार्य करते हैं और वो सारे एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं और इसीलिए क्रेब्स चक्र की जो क्रियाएं हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि कोशिका द्रव में ये नहीं होते हैं एंजाइम, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेंगे, उसके बाद ये क्रियाएं संपन्न होंगी। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र का क्रियास्थल माइटोकॉन्ड्रिया है और कोशिका द्रव किसका क्रियास्थल है? ये क्रियास्थल है किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। देखिए हमने कल प्रश्न दिए थे कि ग्लाइकोलाइसिस का क्रियास्थल का नाम, तो इसका नाम होता है
कोशिका द्रव। एक प्रश्न दिया था ईएमपी पाथवे किसे कहते हैं, तो ईएमपी पाथवे इसलिए कहते हैं कि 3 वैज्ञानिक जिन्होंने इसके बारे में बताया था उनके सरनेम का पहला अक्षर जो है उनके नाम बता करके और उसमें उस कारण से इसको ईएमपी पथ कहते हैं। और इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में बनने वाला जो प्रथम बनने वाला यौगिक का नाम पाइरुविक अम्ल है। और कितने एटीपी बनते हैं, तो इसमें 4 एटीपी बनते हैं जिसमें से 2 पहले काम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको होमवर्क करना है। ठीक है, अब कल हम क्रेब चक्र के बारे में बात करेंगे।